तो हेलो एवरीवन। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन। किडनी कैसे फंक्शन करता है और कैसे कैसे क्या चीज़ होती है, तो पढ़ते हैं। चलो, द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज इफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। देखो, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि अगर हमारे बॉडी में कुछ चेंज हुआ तो उस चेंज को वो मैसेज की फॉर्म में लेता है और हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कि हाइपोथैलेमस के पास भेजता है, और हाइपोथैलेमस उसे सेंस करने के बाद पता चलता है कि ये है, तो वो फिर कुछ मैसेज दोबारा भेजता है किसी के थ्रू कि भाई ये काम करना है। फिर वो काम करना स्टार्ट करता है और फिर हमारे बॉडी को पता चलता है कि चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। फिर मैसेज आता है हाइपोथैलेमस के बाद, फिर हाइपोथैलेमस बोलता है रोको। मतलब पहले स्टार्ट कराने के लिए मैसेज भेजेगा हाइपोथैलेमस, फिर बोलेगा रोकने के लिए। ठीक है ना। तो बोला कि एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? उसमें इन्वॉल्व है हाइपोथैलेमस, जेजीए एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट दी हार्ट। ये तीनों मिलके हमारे किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। तो क्या, चलिए पढ़ते हैं। देखो, ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द ब्लड, मतलब हमारे बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम जब चेंज होता है, चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड एंड आयनिक कंसंट्रेशन, अगर हमारे ब्लड में कोई भी ये चेंजेस देखने को मिलते हैं तो एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दिस रिसेप्टर विच स्टिमुलेट दी हाइपोथैलेमस। मतलब हमारे बॉडी जब मान लो बहुत ज़्यादा कोई वॉल्यूम में चेंज आया और बॉडी से बहुत ज़्यादा एक्सेस लॉस हो रहा है वाटर का, उस केस में ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि वो हाइपोथैलेमस को मैसेज देंगे। तो आपका हाइपोथैलेमस क्या हो जाएगा? स्टिमुलेट। जब उसके पास मैसेज आता है, स्टिमुलेट हो जाता है, तो क्या करता है? वो रिलीज करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच और वैसोप्रेसिन कहलाता है फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। आपने पढ़ा होगा, एक था एडिनोहाइपोफाइसिस, एक होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो बोला कि ये जो भी एडीएच होता है वो कौन रिलीज करता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। आगे, एडीएच फैसिलिटा वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि एडीएच कौन से पार्ट से वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ पे लिखा है लेटर पार्ट। और जब ये वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इससे ना डाययूरेसिस रुक जाती है। डाययूरेसिस का मतलब क्या होता है? जब हमारे बॉडी से वाटर का लॉस ज़्यादा होने लग जाता है तो हम उससे वर्ड यूज़ करते हैं डाययूरेसिस। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे बॉडी का जो डाययूरेसिस वो प्रिवेंट हो जाता है। एंड फाइनली हमारे बॉडी में फिर से जो वाटर का लेवल है वो मेंटेन हो जाता है। और जैसे ही हमारे बॉडी को पता चलता है कि भाई वाटर लेवल मेंटेन है, तो वो स्विच ऑफ हो जाता है ऑस्मो रिसेप्टर एंड सप्रेस द एडीएच रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक। मतलब ऐसा हो गया कि मान लो हमारे बॉडी में वाटर का लेवल बहुत लो हो गया, वाटर लेवल, क्योंकि वाटर लेवल लो होने का मतलब क्या है कि डायूरेसिस हो रही है। तो हमारे बॉडी में कौन प्रेजेंट था? ऑस्मो रिसेप्टर। ऑस्मो रिसेप्टर क्या करते हैं? उस मैसेज को रिसीव करके किसको भेजते हैं? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस न्यूरोहाइपोफाइसिस के थ्रू वो क्या रिलीज करवाता है? एडीएच। एडीएच क्या करता है? एडीएच डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। क्या करता है? डायूरेसिस को प्रिवेंट कर देगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में वाटर लेवल क्या हो जाता है? मेंटेन। जैसे ही वाटर लेवल मेंटेन होगा हमारे बॉडी में, जब वाटर लेवल मेंटेन हो जाएगा तो उसके बाद वो ऑस्मो रिसेप्टर फिर उसको रिसीव करेगा। जब उस सब पता चलेगा भाई वाटर का लेवल मेंटेन हो चुका है, तो वो मैसेज भेजेगा फिर से किसके पास? आपके हाइपोथैलेमस पास। क्या? कि भाई एडीएच रिलीज करना बंद कर दो। तो इसको बोलते हैं हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, अब आगे। तो एडीएच कैन आल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल। दिस कॉज एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। अगर लो हो गया है ब्लड प्रेशर तो उस केस में ये इंक्रीज करवा देता है। एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द जीएफआर। उसका हमारा जीएफआर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। पहले लो था ना, तो अब वो इंक्रीज हो जाएगा, वो बताना चाह रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि द जेजीए प्ले अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। ए फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स। मतलब अगर हमारा जो भी है, अगर जीएफआर जो अगर फ्लो लो हो जाता है तो एक्टिवेट करता है जेजी सेल्स को। जेजी सेल्स क्या करते हैं? जेजी सेल्स रिलीज करते हैं रेनिन। और रेनिन जो है कि जो रेनिन होता है वो कन्वर्ट करता है, विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिनो फर्स्ट को, ब्लड में जो प्रेजेंट होता है उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। मतलब रेनिन जो है वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन, जो कि पहले से ब्लड में प्रेजेंट था,
उसको कन्वर्ट करवाता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंड एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट होता है फिर एंजियोटेंसिन सेकंड में। और एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, बीइंग अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर। वैसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब जो होता है, अगर मान लो ये ब्लड पाइप है, इस ब्लड पाइप को थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है। तो कॉन्स्ट्रिक्ट करने से क्या, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। वैसोकंस्ट्रिक्टर इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयरफॉर जीएफआर, जिससे आपका जीएफआर भी इंक्रीज हो जाता है। फिर एंजियोटेंसिन सेकेंड ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। मतलब जो एंजियोटेंसिन सेकेंड होता है वो किसको एक्टिवेट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को। हम पढ़ेंगे आगे जाके कि एड्रिनल कॉर्टेक्स को कुछ रिलीज करता है जिसको एल्डोस्टेरोन बोलते हैं। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन का काम, इससे भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन का काम होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। तो आपका जो एल्डोस्टेरोन होता है वो वाटर रीअब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, डिस्टल पार्ट। तो DCT से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है और सोडियम को भी। दिस आल्सो लीड टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड GFR। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इसे हम क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगा, देखने जरा एक बार। अब आगे लास्ट पढ़ लेते क्या है, एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द आर्टरी ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ आर्टरी एंड आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, इसको ANF बोलते हैं। ANF कैन कॉज वैसोडाइलेशन, डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ANF मैकेनिज्म देयरफोर एक्ट एज चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ये एक तरह से रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को चेक करते हैं। ठीक है ना, अब मैं समझाता हूँ कैसे क्या हुआ ये। तो चलो देखो, जैसे कि ADH की बात करते हैं। ADH को हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक वेसल कॉन्स्ट्रिक्टर है जिससे क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब ADH को हम क्या बोलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, और जब डायूरेसिस होती है, क्या होती है, डायूरेसिस। ये डायूरेसिस क्या होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन। जब हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा यूरिन फॉर्म होके निकलता है तो उसे बोलते हैं डायूरेसिस, यूरिनेशन। ठीक है, तो उस केस में जब इसको पता चलता है तो ये रिलीज़ करता है कौन, ये रिलीज़ करता है, पहले तो किसका काम पढ़ लेते हैं। वैसोप्रेसिन एंड एडिस का काम होता है वाटर रीअब्जॉर्ब करना, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, ये वैसोकंस्ट्रिक्टर है, बता दिया पहले ही। और ये प्रोड्यूस सीक्रेट कौन करता है, सीक्रेट एंड प्रोड्यूस, सीक्रेटेड एंड प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, और ये हाइपोथैलेमस का आपका ये बनाते यहाँ पर है, और ये बनाकर डाल देते हैं कहाँ, हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और उस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू ये आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस, जो बुक में बता रखा है, न्यूरो हाइपोफाइसिस के थ्रू रिलीज़ होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ADH, ये ऊपर जो है। ठीक है, और इसका काम होता है कि भाई जो ब्लड बहुत वाटर का लॉस हो रहा है हमारे बॉडी से, उस वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए, और रीअब्जॉर्ब करने से आपके ब्लड का प्रेशर फाइनली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, अब उसको हम बात करते हैं कि ये थोड़ा जक्स्ता ग्लोमेरुलर एपरेटस के बारे में। इसको JGA सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो देखो ना, ये हमारा जो बामन कैप्सूल होता है। ठीक है, तो बामन कैप्सूल के पास एक ब्लड लेके कोई आता है। ठीक है, मान लो ये आपका एफरेंट है, ये लेकर आ रहा है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ पे ना एक जो क्या नाम है, जो सेल्स होते हैं वो जक्स्ता ग्लोमेरुलर सेल्स बोलते हैं, उन्हें JGA बोलते हैं। क्या बोलते हैं, JGA। तो जब यहाँ से आपका ब्लड पास हो रहा होता है और आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो होता है तो ये डिटेक्ट कर लेते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद बेसिकली वो कुछ रिलीज़ करते हैं, जिसका नाम रिलीज़ करते हैं क्या, रेनिन।
वो रेनिन रिलीज़ करते हैं। मतलब पता कैसे चलता है, जब यहाँ से ब्लड फ्लो होता है तो दिखता है कि भाई ब्लड प्रेशर बहुत लो है, तो क्या रिलीज़ करेंगे, रेनिन। और अभी आपको चलेगा कि एक सिस्टम होता है उसको बोलते हैं रास सिस्टम, RAAS। आर का मतलब रेनिन, ए का मतलब एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन, और ए का मतलब होता है क्या, एल्डोस्टेरॉन, और एस का मतलब तो सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये सब मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कैसे, तो सुनो जरा। जैसे ही हमें मतलब पता चलता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है बीपी लो है, तो बीपी लो जब डिटेक्ट होता है तो, और लो सोडियम इन ब्लड, तो फाइनली वो एक चीज़ बनाते हैं जिसका नाम क्या है, रेनिन। अब ये रेनिन हमारे यहाँ पे मान लो ब्लड वेसल गुजर रहा है, तो ये मान लो आपका ब्लड वेसल है, ठीक है। तो हाँ, तो रेनिन क्या करता है, यहाँ पे आपके ब्लड में प्रेजेंट होगा एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, जो कि अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। तो एंजियोटेंसिनोजन जो होता है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है, फर्स्ट। और ये थोड़ा ना लेस पोटेंट है, लेस पोटेंट का मतलब इसके पास उतनी एबिलिटी नहीं है। तो ये एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड में, जो कि मोर पोटेंट होता है, ठीक है, ऐसे मान लो। उसके बाद फिर इसका काम वही उसका काम होता है कि ये क्या करेगा, आपके ब्लड प्रेशर जो बढ़ा होता है उसको नॉर्मल करेगा, वाटर रीअब्जॉर्ब करेगा। ये जो आपका एंजियोटेंसिन होता है वो रिलीज़ करता है क्या, एल्डोस्टेरॉन। और आपको पता है कि एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, वाटर रीअब्जॉर्ब करेगा, सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, कहाँ से, डिस्टल पार्ट से, डिस्टल पार्ट ऑफ रिनल ट्यूब्यूल्स, जिसकी वजह से आपका रिनल ट्यूब्यूल्स, जिसकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मल हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे देखो ये जो आपका ये है, और अभी हम पढ़ेंगे कि हमारा हार्ट ये भी एक तरह से एक फंक्शन परफॉर्म करता है। वो क्या होता है, देखो आपके हार्ट को पता चला कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया है, किसको पता चलेगा, हार्ट को, हार्ट के आर्ट्रियल वॉल को। तो आर्ट्रियल वॉल क्या करता है, वो रिलीज़ करता है ANF। ये ANF क्या होता है, ये होता है एट्रियल नेट्रीरेटिक नेट्री। देखो आपने पढ़ा होगा कि सोडियम का नाम होता है नेट्रियम, तभी उसका सिंबल क्या रखा जाता है, Na। तो देखो गौर से, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ये क्या करेगा, जैसे ही पता चलेगा कि हमारा जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो सप्रेस कर देगा किसको, सप्रेस रेनिन। ये किसको सप्रेस कर देगा, रेनिन को, सप्रेस रेनिन। अब रेनिन क्या करेगा, रेनिन जो होता है वो रास सिस्टम को स्टॉप कर देगा, स्टॉप रास सिस्टम। अब आपको पता है कि रास सिस्टम क्या करता है, रास सिस्टम फाइनली हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर देता था। तो स्टॉप करने का मतलब क्या है कि अब ये जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ था अब वो डिक्रीज़ कर जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ANF कंप्लीट जो उसमें देखा है वही पढ़ा दिया। अब हम पढ़ते हैं आगे मैच्योरेशन के बारे में। चलो क्या है, हाँ, तो देखो भाई, यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन इज़ अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब आपका जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो फाइनली कौन कैरी करता है, वो कैरी करता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। वेयर इट इज़ स्टोर्ड, वहाँ पे स्टोर हो जाता है, कहाँ स्टोर होता है, स्टोर हो जाता है कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। और ये आपके वॉलंटरी सिग्नल गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये वॉलंटरी बोल सकते हो कि वॉलंटरी के कंट्रोल में होता है, इच्छा अनुसार। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। जैसे मान लो आपका जो ये यूरिनरी ब्लैडर होता है,
यहाँ पे आपका पूरा यूरिन भर जाता है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस रिसेप्टर्स होते हैं उनको स्ट्रेस फील होता है क्योंकि भर जाता है, यूरिन पूरा फुल हो जाता है, इज गेट फिल्ड विद यूरिन। इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेस रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर गेट सेंड सिग्नल टू द सीएनएस। ये जो सीएनएस के पास मैसेज भेजते हैं, द सीएनएस पासेस ऑन मोटर मैसेज वो टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द ब्लैडर। मतलब सीएनएस मैसेज भेजता है दोबारा कि भाई अब कॉन्ट्रैक्ट करो, एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्पिंचर कॉजिंग द रिलीज ऑफ द यूरिन। तो वहाँ पे आपका डायग्राम दिखाऊंगा, वहाँ पे एक स्पिंचर मसल होता है जो कि उसको रिलैक्स करने में हेल्प करता है और फाइनल यूरिन बाहर निकलता है। तो देखो लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। क्या बोलना चाह रहा है कि जो भी यूरिन निकलने की प्रोसेस है, रिलीज ऑफ यूरिन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन एंड न्यूरल मैकेनिज्म इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। जिस प्रोसेस के थ्रू, मतलब से होता क्या है, पहले तो आपका यूरिनरी ब्लैडर पूरा भरता है, तो क्योंकि वो नर्वस कंट्रोल में है तो वो मैसेज जाता है सीएनएस के पास। सीएनएस आपका मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज भेजता है कि जो आपका स्पिंचर मसल है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो, जिसकी वजह से वो मसल्स रिलैक्स होगा से यूरिन बाहर की ओर आएगा, तो उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। एन एडल्ट एक्सीड आउट एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। मतलब एक दिन में कितना यूरिन बनता है, 1 से लेके 1.5 लीटर तक। द यूरिन फॉर्म इज़ अ लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड विच इज़ स्लाइटली एसिडिक। तो बोलना चाह रहा है कि कैसा होता है, ये येलो कलर का होता है, वाटरी फ्लूइड होता है एंड स्लाइटली एसिडिक होता है, और पीएच कहाँ से बात होता है, 6 होता है, ठीक है। एंड एक अलग सी स्मेल होती है। अब बोलना चाह रहा है कि एवरेज ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज़ एक्सक्रीटेड आउट पर डे। हर दिन कितना यूरिया एक्सक्रीट होता है, तो 25 से 30 ग्राम होता है। वेरियस कंडीशंस ऑफ कैन अफेक्ट द करेक्टरिस्टिक्स, वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन यूरिन। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। अगर हम किसी को किसी की मतलब बीमारी में क्या प्रॉब्लम है तो उसके काफ़ी हद तक यूरिन से पता कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, अगर आपके ब्लड में मतलब यूरिया में ग्लूकोज मिलता है, इसका मतलब ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन बॉडी क्यूटोनोरिया इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूज़न होता है कि डायबिटीज़ तो है पर कौन सा डायबिटीज़ है, तो देखो दो एक होता है डायबिटीज़ मेलाइटस, एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज मिले या कीटोन बॉडीज़ मिले तो हम बोलेंगे उसे क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस। एंड आगे पढ़ते हैं, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। हमारे बॉडी में अदर ऑर्गन का क्या रोल होता है एक्सक्रीशन में, तो देखो अदर देन किडनी लंग्स रिवर स्किन आल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ द एक्सक्रीटिव वेस्ट। हमारे बॉडी में ये भी वेस्ट को रिमूव करते हैं। आवर लंग्स रिमूव, हमारा जो लंग्स होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 200 ml रिलीज करता है। ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वान्टिटी ऑफ वाटर एवरी डे। लिवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, secrete bile containing substance like bilirubin, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉल हार्मोन, ये सारी चीज़ें रिलीज़ करता है, वाइटामिन एंड ड्रग्स। मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट, हमारे डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ भी निकल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो नंबर लिखा है वो ध्यान रखिएगा। द स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, the sweat and sebaceous gland in the skin can eliminate certain substance through their secretion। तो बोलना चाह रहा है कि जो स्वेट होता है और स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस थ्रू सिक्रीशन, मतलब जो भी वेस्ट होता है वो अपने सिक्रीशन के थ्रू निकाल देते हैं। स्वेट प्रोड्यूस बाय स्वेट ग्लैंड इज अ वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड। तो बोलना चाह रहा है हमारे पसीने के थ्रू वो सोडियम क्लोराइड निकाल देते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया निकाल देते हैं, लैक्टिक एसिड निकाल देते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज़ टू फैसिलिटेट कूलिंग इफेक्ट। हमारा अगर पसीना आता है उसका मेन काम क्या होता है, हमारी बॉडी को ठंडा करना। ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मेंशन्ड अबव। सेबेशियस ग्लैंड क्या होता है, एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन, वैक्सेस थ्रू द सेबम। तो जो भी आपके बॉडी में जो ऑयल का फॉर्म में कुछ निकलता है ना, वो सेबेशियस ग्लैंड ही निकालता है। दिस सिक्रीशन प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयलिंग कवरिंग फॉर द स्किन, ये हमारे स्किन को बचाता है। डू यू नो द स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू द सलाइवा, हमारे सलाइवा के थ्रू थोड़ा बहुत नाइट्रोजन वेस्ट भी निकलता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डिसऑर्डर्स के बारे में कि अगर मान लो कोई हमारा एक्सक्रीटिव सिस्टम का डिसऑर्डर हो तो क्या क्या हो सकता है, उसके नाम क्या है।
तो माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। हमारे यूरिया अगर मान लो हमारे ब्लड में यूरिया हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं यूरेमिया, विच इज़ हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर। इस केस में हमारा किडनी फेल हो सकता है। इन सच पेशेंट द यूरिया कैन बी रिमूव बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। ये हम समझेंगे हीमोडायलिसिस क्या होता है। तो बोलना चाह रहा है कि जब किसी की बॉडी में ये यूरिया जमा होने लग जाता है तो हम उसे हीमोडायलिसिस प्रोसेस के थ्रू यूरिया निकालते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरीज पम्प्ड इनटू अ डायलिसिस यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। उसे आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। उसको कहने का मतलब क्या, हमारे बॉडी का काम जो किडनी करता था अब किडनी सही से कर नहीं पा रहा, तो हम उस ब्लड को हम अपने एक आर्टिफिशियल किडनी में डालते हैं और वो सारी कंडीशन देते हैं जिससे आपका ब्लड प्योरीफाई हो सके। तो ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरीज पंप इनटू द डायलिसिस यूनिट आफ्टर एडिंग एन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम ये करते हैं तो उसमें कुछ डालते हैं, वो क्या है, एंटी कोआगुलेंट लाइक हेपरिन। द यूनिट कंटेन अ कॉइल्ड सेलोफेन। उसमें क्या होता है, सेलोफेन होता है। ट्यूब सराउंडेड बाय अ फ्लूइड डायलिसिंग फ्लूइड हैविंग द सेम composition एज दैट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजन वेज। तो बोलना चाह रहा है कि जो कंडीशंस हमारे उसमें दी जाती है वही कंडीशन दी जाती है और थोड़ा नाइट्रोजन वेज बिल्कुल नहीं होता। द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूब अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कंसेंट। जिस तरह से हमने पढ़ा था ना कि ये आपका क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले होता है इसके आस, प्लस आपका ये ब्लड होता है और ये बीच में स्पेस होता है ऐसा करके, तो चीज़ें अंदर से बाहर और फिर यहाँ से यहाँ जाती है। तो उसी तरह से वो सारी चीज़ दी जाती हैं ताकि वेस्ट निकले और हमारे उसमें आए। एज नाइट्रोजन वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलिसिस फ्लूइड। नाइट्रोजन वेस्ट एब्सेंट होता है डायलिसिस फ्लूइड में, ठीक है। दीज सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड। द क्लियर्ड ब्लड इज पम्प बैक टू द ब्लड बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटी हेपरिन। पहले एंटी कोगुलेंट डाला था, अब एंटी हेपरिन डालेंगे। दिस मेथड इज बून अप फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिनको ये यूरेमिया वाली बीमारी है उनके लिए बिल्कुल ये बोल सकते हो कि बहुत अच्छी बात है, काफ़ी लोग इससे बचते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन। तो इससे पहले हम पढ़ लेते हैं ये जो क्या बोलते हैं हीमोडायलिसिस में क्या क्या होता है। तो चलो मैं डायग्राम से बना के दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या किया गया। सुनो, जैसे कि सबसे पहले तो भाई हमने ब्लड लिया अपने बॉडी से ब्लड फ्रॉम रेडियल आर्टरी, तो आर्टरी के थ्रू ब्लड लेंगे और उसके बाद उसमें हम हेपरिन ऐड करेंगे ताकि आपका ब्लड कोआगुलेट ना करे। उसके बाद हम उसे एक सिस्टम में डालते हैं, ठीक है। तो देखिए डायग्राम बनाया मैंने कि जैसे मान लो ब्लड को लिया गया है रेडियल आर्टरी के थ्रू, उसका उसमें क्या ऐड कर दिया हमने, हेपरिन ऐड कर दिया, ठीक है। हेपरिन ऐड करने के बाद ये एक सिस्टम है, ये इस पाइप के थ्रू उस ब्लड को लाया गया, जो कि ये आपको पाइप दिख रही है वाली, ये ऐसे करके जो है ये सेलोफेन ट्यूब की बनी होती है और ये सेलेक्टिवली परमेबल, मतलब हमने ऐसा कुछ बनाया जिससे जो काम का है वो इसमें रहेगा, जो काम का नहीं उसको इससे निकालते रहेंगे लगातार। ऐसे मान लो बाहर निकाल रहे हैं, यूरिक एसिड निकाल रहे हैं, यूरिया निकाल रहे हैं, और भी जो वेस्ट चीज़ है उसको हम निकाल रहे हैं, यहाँ डाल रहे हैं। और ये जो ये सॉल्यूशन आपको दिखाया, डॉट डॉट दिखाया मैंने, इसमें मतलब बेसिकली पूरा ब्लड की तरह होता है, एक्सेप्ट इसमें यूरिया बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें वो सारी चीज़ें होंगी जो ब्लड में होती हैं, बस यूरिया नहीं होता, ठीक है। तो इसको कहा गया हीमोडायलिसिस फ्लूइड, ठीक है। अब उसके बाद देखो जैसे मान लो टाइम के साथ इसमें वेस्ट बनता जमा हो जाता है, तो यहाँ से चीज़ों को आउटलेट की जो निकाल देते हैं और फिर इसमें नया फ्लूइड डालते रहते हैं लगातार, ठीक है ना, ताकि चीज़ें मेंटेन रहे। तो बस उसके बाद जब ये प्रॉब यहाँ से ब्लड पास होते 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 यहाँ से आता है, तो फाइनली ब्लड आप उसमें क्या ऐड कर देते हैं, एंटी हेपरिन, कि ब्लड कोआगुलेट ना करे बाहर आने पे, ठीक है। तो यहाँ से ही आपका ब्लड साफ़ होके बोल सकते हो कि आपकी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है आपके, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा क्या, हीमोडायलिसिस, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आज जो रह गया थोड़ा सा। हाँ, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर। अगर मान लो किसी का किडनी फेल हो चुका है तो उसके लिए किडनी ट्रांसप्लांट एक अल्टरनेट सोर्स हो सकता है।
ए फंक्शनिंग किडनी इज़ यूज्ड इन द ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ डोनर। अगर हम कोई अच्छा किडनी किसी की बॉडी में डालेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसका क्लोज रिलेटिव होना चाहिए ताकि मिनिमम चांस हो रिजेक्शन होने के। क्योंकि हमारा बॉडी क्या होता है, दूसरे कोई भी टिश्यू या सेल्स आता है तो उसको मार के भगा सकता है या उसे रिजेक्ट कर देता है। तो लिखा है क्लोज रिलेटिव होंगे तो चांस कम होंगे, मिनिमम चांस होंगे रिजेक्शन होने के। चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। मतलब मॉडर्न मतलब उससे चांसेस मतलब हो सकते हो कि आज के डेट में ये जो सक्सेस रेट है वो बढ़ा दिया गया है क्योंकि बहुत ही एडवांस कर दिया गया चीज़ों को, इसलिए हमारी बॉडी एक्सेप्ट भी कर लेती है। रीनल कैल्कुलाई क्या होता है, स्टोन और इनसॉल्युबल मास क्रिस्टलाइन फॉर्म में बन जाते हैं किडनी के अंदर, उसे हम बोलते हैं रीनल कैल्कुलाई। ठीक है। और ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलो किडनी। हमारा जो ग्लोमेरुलो है वो इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेल कर जाता है, तो उसे बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके।